Hello students, this is Sembala from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study History chapter 6 of class 8th. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. आज हम शुरू करते हैं हमारा 6th चैप्टर बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक का सेकंड पार्ट, सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी 1854 के अंदर बम्बई के अंदर। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक जो है भारत से इंग्लैंड व चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई मुख्य बंदरगाह बन चुका था। यानी कि बम्बई के आसपास का क्षेत्र जो था वो काली मिट्टी वाला क्षेत्र था और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, जिसके कारण बम्बई के अंदर जो कपास के लिए सूती कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल वहां आसानी से मिल जाता था। 1861 के अंदर अहमदाबाद में पहला सूती कपड़े का कारखाना खोला गया और धीरे धीरे जो है सूती कपड़े का कारखाना मिलों की स्थापना बढ़ती गई और इन मिलों की संख्या बढ़ने के कारण जो है जैसे जैसे कपड़ा मिलों की संख्या बढ़ी वैसे वैसे मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार यानी कि जो किसान, दस्तकार यानी कि हाथ से चीजें बनाने वाले शिल्पकार वगैरह और खेतीहर मजदूर, ये सभी लोग जो है शहरों में काम करने के लिए जाने लगे, क्योंकि अब गांव में उन लोगों के पास इतना काम नहीं था और शहरों में जब कारखानों की स्थापना हुई तो वो वहां पर मजदूरी करने के लिए जाने लगे। अब आता है अगला कि भारतीय वस्त्र उद्योग को अपनी शुरुआती सालों के अंदर किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा, यानी कि भारतीय वस्त्र उद्योग के सामने क्या क्या समस्याएं आई। सबसे पहले कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आने वाले सस्ते कपड़े का मुकाबला करना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटेन में जो कपड़ा बनता था मशीनों में वो कपड़ा अच्छा भी होता था और भारत के कपड़े से सस्ता होता था। इस कारण जो है भारत के लोगों को, भारत के जो व्यापारी हैं मेन तौर पर, उनको ब्रिटेन से आए कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, ज्यादातर देशों के अंदर सरकारों ने आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क कर दिया और अपने देश के अंदर औद्योगिकरण को बढ़ावा देने लगी, जिससे जो है प्रतिस्पर्धा कम हो जाती थी और संबंधित देश के नए उद्योगों को संरक्षण मिलता था। अर्थात अनेक जो देश है उन्होंने अपने देश के अंदर आने वाली दूसरे देशों से यानी भारत से जाने वाले कपड़े का विरोध किया, उस पर बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स लगा दिया, जिसके कारण जो है उन देशों ने अपने ही देश में बनने वाली चीजों को ज्यादा बढ़ावा दिया, जिससे कि नए नए उद्योगों को उन्हें संरक्षण मिला। जबकि भारत में औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय स्थानीय उद्योगों को ऐसी सुरक्षा नहीं दी कि यानी कि क्योंकि भारत में अंग्रेजी सरकार का प्रभुत्व था तो अंग्रेजी सरकार ने भारत के लोगों को ऐसी सुविधा नहीं दी। फोर्थ, 1880 के दशक तक कि 2/3 लोग जो तो है ब्रिटेन में बनने वाला कपड़ा पहनने लगे थे, जिसके कारण जो है भारतीय कपड़े की मांग कम हो गई और हजारों बुनकर व महिलाएं बेरोजगार हो गई। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टीपू की तलवार और वुड स्टील। टीपू सुल्तान ने जो है 1799 तक मैसूर पर शासन किया और इस दौरान उसने अंग्रेजों के साथ 4 युद्ध किए और चौथे युद्ध के अंदर हाथ में तलवार लेकर जो है लड़ाई करते हुए मारे गए। और टीपू की तलवारों की जो है आज भी उनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। उनकी तलवारें जो है ये आज भी इंग्लैंड के संग्रहालयों यानी म्यूजियम्स के अंदर रखी गई हैं, जो कि एक बहुमूल्य संपत्ति है। अगला हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी, यानी कि टीपू की तलवार में ऐसी क्या विशेषता थी। टीपू की तलवार की धार इतनी सख्त व पैनी थी कि वह दुश्मन के लोहे के कवच को भी आसानी से काट सकती थी और उसकी तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाले वुड स्टील से पैदा हुआ था, जो कि दक्षिण भारत में बनाया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है गांव की उजड़ी भट्टियां, यानी कि गांव के अंदर जो पहले लोह प्रगलन उद्योग प्रचलित था तो उनको लोहे को पिघलाने के लिए जो भट्टियों का प्रयोग किया जाता था वो गांव के अंदर अब खत्म हो गई थी। इसका क्या कारण था। 19वीं सदी के अंत तक लोह प्रगलन का कार्य बिहार और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जो लोहा पिघलाने वाले प्रगलक जो थे वो करते थे।
ये लोहा बनाने के लिए जो है लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का प्रयोग करते थे और इस लोहे से औजार व दैनिक इस्तेमाल में प्रयोग होने वाले चीजों को बनाते थे और इनको जो है बनाने के लिए ये भट्टियों का प्रयोग करते थे और ज्यादातर भट्टियां जो है मिट्टी व धूप में सुखाई गई ईंटों से बनाई जाती थी और लौह पिघलाने का कार्य जो है ज्यादातर पुरुष करते थे। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक आते आते लौह प्रगलन का कार्य बंद हो गया, यानी कि लौह प्रगलन का पतन होना शुरू हो गया। इसके पीछे क्या कारण थे? पहला कानून था वन कानून। इनकी औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों के अंदर लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी, यानी कि वह आरक्षित वनों में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी, जिसके कारण लोहा बनाने वालों को कोयला बनाने के लिए लकड़ी मिलना बंद हो गई, जिसके कारण जो है यह उद्योग कम होने लगा। दूसरा, कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में लोगों के आने जाने के लिए यानी कि प्रवेश की अनुमति तो दे दी, लेकिन प्रगालकों को अपनी भट्टी के लिए जो है जो लकड़ी इकट्ठा करनी होती थी, उस लकड़ी के लिए जो है वन विभाग को बहुत अधिक मात्रा में टैक्स चुकाने पड़ते थे, जिसके कारण उनकी आय कम हो जाती थी, यानी उनका लाभ कम होता था। तो इस कारण जो है उन्होंने इस उद्योग को छोड़ना पड़ा। तीसरा, 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन से जो है लोहे और इस्पात का आयात होने लगा, यानी कि भारत में ब्रिटेन का लोहा इस्पात भारत में आने लगा, जिसके कारण जो है स्थानीय प्रगालकों यानी कि भारतीय प्रगालकों के द्वारा बनाए जाने वाले लोहे की मांग कम होने लगी। नेक्स्ट है भारत में लोहा इस्पात कारखानों का उदय, कि भारत में लोहा इस्पात कारखानों की शुरुआत कब और कैसे हुई। सन 1904 के अंदर अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोआबजी टाटा ये जो है लौह अयस्क के भंडारों के लिए जगह जगह जो है घूमते फिर रहे थे। एक बार छत्तीसगढ़ के अंदर जब वो इन लौह अयस्क के भंडारों की खोज करते हुए घूम रहे थे, तब जो है एक दिन उन्होंने एक छोटे से गांव के अंदर बहुत से लोगों को यानी अनेक स्त्री पुरुषों को टोकरियों में भर भर कर लौह अयस्क को ले जाते हुए देखा। तब जो है उन्होंने उनसे पूछा कि वो कहाँ से ये लौह अयस्क ले जा रहे हैं। ये लोग अग्रिया समुदाय के लोग थे। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने एक पहाड़ी की तरफ इशारा किया कि वो वहां से लाए हैं। तब जो है वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों को पार करते हुए उस पहाड़ी पर पहुंचे। ये पहाड़ियां रजारा पहाड़ियां थी जो जहां पर लौह अयस्क पाया गया। रजारा पहाड़ियां जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी। तब जो है कुछ समय के बाद उन्हें जो है अपने यहाँ पर कारखाना स्थापित करने के लिए उन्हें पानी की भी जरूरत थी। तब जो है कुछ साल बाद उन्होंने सुवर्ण रेखा नदी के तट के आसपास के जंगल को साफ किया और वहां पर अपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। ये स्थापना जो है 1907 यानी कि 1907 में उन्होंने वहां पर कंपनी लगाई, लेकिन इसके अंदर जो है लौह उत्पादन का कार्य जो है 1912 के अंदर शुरू हुआ। अब आते हैं कि पहले विश्व युद्ध के दौरान अपना स्टील उत्पादन बढ़ाने में टिस्को को किस बात से मदद मिली। सन 1914 के अंदर जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब जो है जो ब्रिटेन में बनने वाला लौह इस्पात था उसका प्रयोग यूरोप के अंदर युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाने लगा। दूसरा, भारत में आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई, यानी कि ब्रिटिश से आने वाला लोहा इस्पात बंद हो गया और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे जो था पूरी तरह से टिस्को पर आश्रित हो गया। टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। थर्ड, औपनिवेशिक सरकार ने जो है युद्ध लंबा खींचने की स्थिति में टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम जो है सौंप दिया गया। फोर्थ है, औपनिवेशिक सरकार 1919 तक टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को खरीद लेती थी, यानी कि ब्रिटिश सरकार जो है 90% इस्पात को खरीद लेती थी और जिसके कारण जो है कुछ ही समय बाद जो है टिस्को समूचे ब्रिटिश भारत में लौह इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न करेंगे
और अपनी नोटबुक के अंदर राइट करेंगे।